हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसजी 12 को। हमने इस सब्जेक्ट की लगभग सभी कहानियाँ पढ़ ली हैं, महत्वपूर्ण व्याख्या भी कर ली है। अब हम टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो 3 टिप्पणियाँ हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गोपीनाथ महंती के बारे में, जिन्होंने बगई कहानी लिखी है जो उड़िया भाषा में है। गोपीनाथ महंती का जन्म 20 अप्रैल सन 1914 को उड़ीसा के एक छोटे से ग्राम नागबली में हुआ था, जो महानदी के किनारे स्थित है। इनके पिता सूर्यनाथ महंती एक विलक्षण व्यक्ति थे। गोपीनाथ महंती को अपने पिता का साथ अधिक समय तक नहीं मिला। जब गोपीनाथ मात्र 12 वर्ष की आयु के ही थे, तभी उनके पिता उन्हें अनाथ छोड़कर चल बसे थे। लेकिन वे बालक गोपीनाथ की प्रकृति और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि को उतने समय में ही दिशा दे गए थे। जब तक पिता जीवित रहे, गोपीनाथ महंती की स्कूल की पढ़ाई सोनपुर में चली। पिता की मृत्यु के बाद वे भाई के पास पटना चले गए। यहीं से 1930 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब 10th क्लास की। फिर वे कटक गए और रेवेंशा कॉलेज में 1936 में अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त कर ली। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। गोपीनाथ महंती ने 1923 में उस गाँव को छोड़ दिया जब पिता नौकरी के लिए सोनपुर गए थे। उसके बाद वे थोड़े थोड़े दिनों के लिए कभी कभार ही गाँव आए थे, किंतु नागबली और आसपास के ग्रामीण परिवेश में बिताया हुआ उनका छुटपन का काल उनकी चेतना पर सदा के लिए अंकित हो गया था। ठीक है, तो जब उनके पिता नौकरी के लिए सोनपुर गए थे, तो उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया था जहाँ पे वो पैदा हुए थे 1923 में। तो कभी कभी ही अपने गांव जाते थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो जन्म का स्थान होता है उससे सभी को प्यार होता है। तो उन्हें भी अपने गांव नागबली और उसके आसपास के ग्रामीण परिवेश में जो उन्होंने अपना बचपन बिताया था, उनकी चेतना पर सदा के लिए अंकित हो गया था, जो उनके उपन्यासों के लिए एक अद्भुत ढांचा प्रस्तुत करता था, क्योंकि उनके उपन्यासों में वहाँ के परिवेश को दिखाया जाता था। इसी काल की एक अन्य बड़ी देन यह हुई कि ग्रामीण और कुलीन दोनों समाजों में उठने बैठने के फलस्वरूप उनकी भाषा का विपुल भंडार ही नहीं बढ़ा, बल्कि उनमें बोलचाल की रंगत और मुहावरेदारी की छटा भी आ गई। ठीक है, तो जब वो गांव के परिवेश में भी बैठते थे और कुलीन परिवेश में भी बैठते थे, ठीक है, तो उस दोनों ही समाजों में उठने बैठने के फलस्वरूप उनकी भाषा बहुत ही अच्छी हो गई, बोलचाल की रंगत भी बढ़ गई और वो बोलचाल में मुहावरे वगैरह भी यूज़ करने लगे। 1930 से 1938 के बीच का समय गोपीनाथ महंती के लेखक जीवन का निर्माण काल माना जा सकता है। तो 1930 से 1938 ये 8 साल ऐसे थे कि जिसमें गोपीनाथ महंती के लेखक जीवन का निर्माण काल माना जा सकता है, कि उन्होंने लेखनी स्टार्ट कर दी थी। 3 प्रभावों की छाप उन पर पड़ रही थी, 2 पश्चिम की और 1 भारत की। मार्क्स और रूसी क्रांति और फ्राइड पश्चिम के प्रभाव थे। ठीक है, मार्क्सवादी प्रवृत्ति चल रही थी इस समय, कार्ल मार्क्स की। और तो मार्क्स और रूसी क्रांति और फ्राइड ये उनके पश्चिम के प्रभाव थे, तथा महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन भारत का प्रभाव था। ठीक है, उस समय क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं था ना, तो सब जगह क्रांतियाँ चल रही थी, मार्क्सवादी क्रांति भी थी, रूसी भी थी। ठीक है, फ्राइड के विचारों से बहुत प्रभावित थे। और इधर अगर भारत की बात करें तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का भी उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव था। गोपीनाथ गंभीर व व्यापक अध्ययन में लगे रहते थे। रोमियो रोला और मैक्सिम गोर्की उन्हें प्रभावित करते थे। ये भी उनके ये दोनों भी साहित्यकार हैं, तो गोपीनाथ उनसे बहुत प्रभावित थे। वे उन दिनों साहित्यिक विधा रूप में नए नए प्रयोग किया करते थे और प्रचलित रूमानी अभिरुचियों का खुला विरोध करते थे। तो जो उस समय चल रहा था प्रचलित रूमानी अभिरुचियाँ, उनका तो विरोध करते थे और साहित्यिक विधा के नए नए रूप को एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि किस तरह से साहित्यिक विधा में थोड़ी रोचकता लाएं। 1935 से 1937 के बीच उन्होंने 16 निबंध सहकार नामक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित करवाए। इससे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उनकी पहली प्रकाशित कहानी थी डॉ। प्रसिद्ध कथाकार भगवती चरण पाणिग्रही द्वारा संपादित आधुनिक पत्रिका में 1936 के आसपास उक्त कहानी छपी थी। कौन सी? डॉ। ठीक है, 1935-36 से कहानी लेखन शुरू हुआ था, लेकिन उनका पहला कहानी संकलन 1951 में घासर फूल मीन्स घास का फूल प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष गोपीनाथ महंती का दूसरा कहानी संग्रह पोड़ा कपाल मीन्स फूटा कपार भी आया। इन दोनों संग्रहों के साथ लेखक के कुल 14 संग्रह प्रकाशित हुए। अन्य 12 कहानी संग्रहों के नाम है नववधु, छाई आलू मीन्स परछाई उजाला जो 1956 में छपा था, रण हिंदोल 1963, गुप्त गंगा 1967, माँ मने नाही नाम याद नहीं मतलब
इसका माँ मने नहीं मतलब नाम याद नहीं, इसका हिंदी रूपांतरण है, जो 1968 में था। उड़नता खई मीन्स उड़ती लाई 1971, मनर मिनिया मीन्स दिल की आग 1979, और 7/5 मीन्स ये छपा था 1989 में। ओके। गोपीनाथ ने 1940 में गोपीनाथ महंती को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जिलाधीश के तौर पर नियुक्ति मिली। ठीक है, तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी ना उड़ीसा में, तो 1940 में उन्हें जिलाधीश के तौर पर नियुक्ति मिली, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। इससे पहले उन्होंने व्यंग, आलोचना एवं कविता प्रकाशित करवाए थे। उपन्यास लेखन में उन्होंने 26 वर्ष व्यतीत किए, तो कहानी लेखन में तकरीबन आधी सदी तक साहित्यिक साधना की। ठीक है, तो उपन्यास लेखन में तो उन्होंने 26 साल लगाए थे, और कहानी लेखन में कहें तो आधी सदी मतलब लगभग 50 साल की साहित्य साधना की। अपने जीवन का अधिकतर भाग उन्होंने उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्र में ही बिताया था। उपेक्षित एवं अवहेलित आदिवासियों के प्रत्यक्ष संबंध में आए। ठीक है, तो वहाँ के आदिवासी बहुत ही उपेक्षित थे, उनकी अवहेलना की जाती थी, तो उनसे डायरेक्टली वो रिलेशन में आए, उन्हें नज़दीक से देखा, जाना, समझा और महसूस किया, उनके साथ रहे, उनके साथ उठे बैठे। अशिक्षित आदिवासी घने जंगल में, पहाड़ की गुफाओं में, झरने के किनारे या फिर झोपड़ियों में रहा करते थे। ठीक है, तो वो एजुकेटेड तो होते नहीं हैं आदिवासी, तो या तो घने जंगलों में रहते थे, पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, या झरने के आसपास किनारे पे रहते थे, या झोपड़ियाँ बना के रहा करते थे। गोपीनाथ ने उनकी बोली बानी भी सीखी। उन्होंने देखा कि आदिवासी न दांत मांझना जानते हैं, न ही साफ सुथरे ढंग से रहना जानते हैं। ठीक है, तो वो मतलब जो इंसानों की तरह से नहीं रह पाते थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे, ना तो वो ब्रश करते थे और ना ही साफ़ सुथरे ढंग से रहते थे। कई कई दिनों तक नहाते भी नहीं थे, और पता नहीं कितने दिनों तक, क्योंकि अगर वो सिर्फ जंगलों में ही रहते थे तो वो साफ़ सुथरे ढंग से नहीं रहना जानते थे। कंदमूल या जंगली फल खाकर ही जीवित रहते थे, लेकिन इनका हृदय मानवीय गुणों से भरपूर था। तो भले ही वो जंगलों में रहते हों, ठीक है, साफ़ सुथरे ढंग से ना रहते हों, और किचन में खाना बना के ना खाते हों, जो भी कंदमूल मिलता था, जंगली घास थी, बस वही खा लेते थे, जंगली वो फल वगैरह जो भी खाते थे, लेकिन उनका हृदय मनुष्य की तरह ही था, मानवीय गुणों से भरपूर था। काले मटमैले शरीर के अंदर एक उजला व साफ सुथरा हृदय था, जिसे गोपीनाथ बाबू ने भली भांति समझ लिया था। कहानीकार ने उस निष्कपट हृदय की अभिव्यक्ति की है कि भले ही वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, साफ सुथरे ढंग से नहीं रहते, काले मटमैले शरीर हो जाता है उनका बिना नहाए, लेकिन उनके अंदर एक उजला और साफ सुथरा हृदय था, जिसे गोपीनाथ बाबू ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था, और अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में उस निष्कपट हृदय की अभिव्यक्ति भी की थी। गोपीनाथ महंती के उपन्यास माटी मटाल के लिए उनको 1973 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तथा पद्म भूषण वर्ष 1981 में प्रदान किया गया। उड़िया साहित्य में विशेष योगदान करने वाले गोपीनाथ महंती का निधन 20 अगस्त 1991 में हुआ था। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से उनका जीवन बीता, कितने ही विलक्षण प्रतिभा थी उसके अंदर, और किस तरह से उन्होंने जिस विषय पे कोई काम नहीं करता उस विषय पर उन्होंने काम किया। उन्होंने आदिवासी को ध्यान से देखा, समझा, उनके अंदर के हृदय को समझा, पढ़ा, और लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाया। तो बगई कहानी अब पढ़ के देखिएगा, काफ़ी अच्छी कहानी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी वीडियोज़ डाल रही हूँ। चलिए।